करने का आरोप लगाया। और आज का बड़ा सवाल बस एक है, और वो ये कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में आम आदमी कहां है, आम आदमी के मुद्दे कहां हैं लोकसभा के इन चुनावों में। क्योंकि आज अगर चर्चा हो रही है तो उन मुद्दे पर जिससे शायद आम आदमी का कोई सरोकार है ही नहीं। अगर आप बताइए कि कांग्रेस की जीत होती है तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, भाई इससे आम आदमी का क्या फर्क पड़ता है। हर किसी को चौकीदार हो जाना चाहिए, चौकीदार बनकर करें क्या, किसकी चौकीदारी करें। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज जनता पूछ रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में मुद्दों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कैसी बयानबाजी हो रही है। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ। सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के ये उसी की भाषा बोलता है, और ये आपको तय करना है ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपह सालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा का एक बेजोड़ नायक के रूप में सहारनपुर के अंदर राघव लखन पाल आगे बढ़ेंगे। और इसे जरूर है आप सबके लिए यकीन है। भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाजत नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाजत तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा पार वाला वो मुसलमान मुल्क है, वो आबाद रहे, वो कामयाब रहे, हमारे और उनकी दोस्ती बढ़े। जहाँ से उनको गालियाँ दिए ना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली वो देगा, मैं उनको 10 गालियाँ दे दूंगा। तो बयानबाजी किस कदर हो रही है आपने देखा। आई चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, अमी याग्निक जी कांग्रेस से, आमिर हैदर जैदी जी सीपीआई से, आप सबका स्वागत है। शुरुआत में राजीव जेटली जी आपसे करूं, जरा ये बताइए कि हर हिंदुस्तानी के घर में आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। भाई पाकिस्तान में दिवाली मने, हमें उससे क्या लेना देना, हमारे घर में अनाज होना चाहिए। हर मौके पर पाकिस्तान का हवाला क्यों देते हैं आप लोग? क्या मिल जाएगा आम आदमी को उससे इस चुनाव में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें हर घर के अंदर खुशहाली चाहिए। हमें हर वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसीलिए 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत एक इंश्योरेंस दिया गया है। हमें हर उस व्यक्ति का ध्यान रखना है जिनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, इसीलिए 2.5 करोड़ घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। हमें हर उस गांव के ऊपर ध्यान रखना है जो अंधकार में रहते थे, इसलिए 18,000 गाँव में बिजली हमने पहुंचाई है। हमें हर वो काम करना है, चाहे वो किसान हो चाहे वो युवा हो। हर उस किसान बातें मुझे कम से कम टेलीविजन चैनल पर क्यों सुनाई दे रही है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे। जेटली जी, आपकी बातें सिर्फ मुझे टेलीविजन चैनल पर क्यों सुनाई दे रही हैं? आज आपका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं है हर चुनावी सभा में? आज आपके नेता चुनावी सभाओं में रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप हर मौके पर पाकिस्तान क्यों ले आते हैं? मसूद अजहर का नाम क्यों ले रहे हैं आप? मसूद अजहर का हिंदुस्तान में क्या काम? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की सेनाएं जब बदला लेके आती हैं, हमारे देश की सेनाएं जब आतंकवादियों का खात्मा करके आती हैं, तो हमारी देश की तो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो पूछती हैं कि सेना बताए कैसे, क्या सबूत लेकर के आई है। एयरफोर्स बताए अरे भाई कितने मार के आई है, सबूत क्यों नहीं लेकर के आई है। पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, कौन बोलता है? ये हमारी राजनीतिक पार्टियां ही बोलती हैं। ये कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाते थे, अगर वो कहते हैं कि हमारी तरह रवैया अपनाइए जैसा हमने काम किया था, पाकिस्तान आतंकवादी भेजे, मार दे जितने मारने, 500 1000 जितने लोग भारतीय मारने मार दे वो, लेकिन
आर्मी को आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, एयरफोर्स को बोलना चाहिए कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अगर ये रवैया वो चाहते थे तो ये बदल चुका है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि फौज के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी राजनीति हो रही है। मैं यही सवाल अमित याग्निक साहब के सामने रखता हूं। अमित याग्निक जी, यह बताइए कि आज चुनाव के माहौल में कोई रिपोर्ट कार्ड की चर्चा क्यों नहीं कर रहा? आज चुनाव के माहौल में आम आदमी के मुद्दे क्यों गायब हैं? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम चौकीदार की बात करते हैं, कभी कभी बेरोजगार की भी बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 5 साल एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई और जब 2014 में ये गवर्नमेंट, ये पार्टी, जब बीजेपी ने सब ऐलान किया था तो बहुत सारी प्रॉमिसेस बताई थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और विमेन सेफ्टी से, महिला की सुरक्षा से लेके रोजगार 2 करोड़ हर साल देंगे, ऐसा आपने प्रॉमिस किया था, आपने ऐसी बातें बताई थी, तो सबने आप पे भरोसा करके बीजेपी को जिताया था। उसके बाद आज 5 साल पूरे होने को है और आपने, ये सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जब भी देखो इनको ये डिविजिव पॉलिसीज चाहिए, डिविजिव काम करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। ये जो उनको करना चाहिए उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, उनका कोई बयान भी नहीं आता है। उनके जो नेता है वो गलत बयानबाजी करते हैं तो उन पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, बस सिर्फ सारी इंस्टीट्यूशंस को यूज करना। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप सेना की बात नहीं करेंगे, सेना का कोई भी जगह इलेक्शन में कहीं उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी आपके डिबेट में मुद्दों पे बात नहीं होगी, ऐसी बातें होगी। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो हमें, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट तौर से कहा है कि फौज के नाम का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में अपने आप में अनुचित है। इसके बावजूद हम लगातार पाकिस्तान की बात करते हैं, हम लगातार पाकिस्तान में घुसकर मारने की दुहाई देते हैं। हम कहते हैं ऐसी सरकार चुनो जो कि पाकिस्तान में घुसकर मारेगी। कौन मार रहा है भाई? राजनेता तो नहीं घुस रहे पाकिस्तान में, फौजी तो घुस रही है। किसके नाम पर राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग ने कहा है कि सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन सेना से जुड़े मुद्दे राजनीति में नहीं आए, ये बहुत ही बेतुका फतवा है चुनाव आयोग का। मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से संदर्भ में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है उस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात, 5 साल से सरकार क्या कुछ काम नहीं कर रही थी? इतने हाईवे बन गए, कुछ नहीं हुआ। 13,000 गांव में बिजली चली गई, कुछ नहीं हुआ। चर्चा कहां हो रही है चुनावी सभा में? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरे डिबेट का मतलब ही यही है। देखिए इस चुनाव को इस डिबेट को डिरेल किसने किया है? एक राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जो जिसके बारे में हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जो व्यक्ति एक वंश से आता है, वंश ही उसकी योग्यता का प्रमाण है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। जिसके खानदान में अभी इतने सारे सवाल हैं जिसे वो जवाब देना बनता नहीं है राहुल गांधी के परिवार को, और वो व्यक्ति नैतिकता का डंका पीटे हुए पूरे देश में चल रहा है। वो व्यक्ति जो जाकर के चुनाव के डोकलाम के समय कर रहे हैं, मुझे लगता है एक छोटा जवाब दीजिए अमित जी इस पर। डोकलाम के समय जो चाइना के एम्बेसडर अमित याग्निक जी एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगा। छुप करके मिलता है अमित याग्निक जी एक छोटा जवाब प्लीज। तो ऐसे सवाल क्यों नहीं होने चाहिए कि गांधी परिवार की जुड़ी हुई है? अमित जी का सवाल क्यों नहीं गांधी परिवार के जो को शक की नजर से देखा जाना चाहिए? रागी जी क्यों नहीं होना चाहिए? अमित जी प्लीज। पहले तो ये संघ विचारक जी जो है वो बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं, संघ की ओर से बोल रहे हैं, वो दोनों एक है। सुन लीजिए, तो ये डिबेट तो अनफेयर हो गया, दोनों को साथ में रखना, एक ही व्यक्ति को रखना चाहिए, या तो बीजेपी को या तो आरएसएस को, वो दोनों एक है। पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं और मुझे उतना ही अधिकार है, पहली बात। मुझे उतना ही अधिकार है इस देश के बारे में आपसे जवाब मांगने का, आपके बारे में कमेंट करने का उतना ही अधिकार है। रागी जी प्लीज, सुनना चाहिए। रागी जी, मेरा आग्रह है, प्लीज हम एक दूसरे की बात सुने। रागी जी प्लीज, मेरा निवेदन है, हम एक दूसरे की बात सुने, फिर आप अपनी बात जरूर रखिएगा प्लीज। अमित जी प्लीज। और दूसरी बात,
दूसरी बात, राहुल जी वंश से आते हैं तो आते हैं, उन्होंने आके आपको इतना तकलीफ है कि वो कुछ नहीं करते, उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप डरते क्यों हो इनसे? उनकी काबिलियत से आप डरते क्यों हो? आप एक्सेप्ट कर लो। और आप हाँ डरते हो, आप, इसीलिए आप उसकी काबिलियत से डरते हो। आप अपना काम दिखा नहीं रहे हो, आप काम कर नहीं रहे हो, और आप हर एक मुद्दे को भटका रहे हो। नेशनल कांग्रेस है। आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रागी जी प्लीज, रागी जी मंत्री बनेगा कौन? रागी जी प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बहस आगे लेकर चलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, रागी जी प्लीज, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है कि आज तमाम मुद्दे गौण हो चुके हैं? आज कोई किसान की बात नहीं करता, आज कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, मसूद अजहर की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि किसके पास इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान में घुसकर मारे। क्या यही मुद्दा है देश के सामने? आपको एक भाषण याद होगा शायद, अपने देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, भाइयों बहनों, ये दिल्ली की जो सरकार है ना, ये निकम्मी है, ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? रुपया पतला होता जा रहा है, और जब रुपया पतला होता है ना तो देश का सम्मान भी जाता है। अब मैं उसी भाषा में पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, भाइयों बहनों, रुपया पतला होके पानी हो गया, लेकिन सम्मान तो गिर गया, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो। महंगाई उससे कई गुनी ज्यादा हो गई, लेकिन आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। खैर चलिए रागी जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसके बाद भी आपकी आवाज नहीं निकल रही है। किसानों ने आत्महत्या की सरकार में, बताइए ये कैसी सरकार है? लोकतंत्र में किसान आत्महत्या करे, रोटी खाने के लिए बच्चों को खिलाना पा रहा हो, परिवार आत्महत्या कर ले, और हम चिल्ला के क्या कहते हैं मंचों पे जाके, कभी इसको गाली दे रहे हैं, कभी उसको गाली दे रहे हैं, और ये बताना भूल जा रहे हैं कि लास्ट 20 सालों में 1999 से लेकर 2019 तक 10 साल सरकार आपकी रही है। 10 साल का हिसाब कौन देगा? राजीव जेटली 5 साल अभी आपके गुजर गए, उसके बारे में आपने सवाल उठाए हैं, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। हिसाब तो दीजिए आपने। राजीव जेटली जी, एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मुझे हैदर साहब के पास चलना है। राजीव जेटली जी, कैसे नापते हो? राजीव जेटली जी, को एक साइड रोड नापते हो, डिवाइडर के दूसरी साइड रोड नापते हो, एक ही रोड को दो तरीके से नापते हो, और पहली बार इनका भाषण तो बंद करवाइए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, और जो नई विकास दर नापने का तरीका है, कम से कम 2% बढ़ा के चलिए। अच्छा प्लीज एक मिनट मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जेटली साहब, इतने सारे आरोप, आप तो भाई डेटा भी नहीं दे रहे हैं, बात तो सही है। 108 इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आप डेटा नहीं दे रहे हैं, क्या आगे बताइए क्या करें? देखिए, पहली बात तो यह कि सपा के प्रवक्ता कायदा पढ़ते हैं, और कैसे करते हैं, ये ऐसे हिल के पढ़ते हैं क्या? और जब पढ़ते हैं तो इनको सिखाया नहीं जाता कि आप बोल क्या रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर ये बोल रहे हैं, महंगाई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कायदे की फॉर्म में कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि महंगाई की दर क्या चल रही है। अब इनसे पूछिए क्या दर चल रही है, इनको नहीं मालूम होगा। 12% पे महंगाई की दर रहती थी, 5% से ऊपर नहीं जा पा रही है। अरे आप ही बता दीजिए ना, इनको जब अकाल होता है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, पता नहीं होता, तो फिर कहते कि फॉर्म में नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। डीजल की कीमत क्या है? यही बता रहा हूं। पेट्रोल, ये डाटा वाटा छोड़िए, डाटा से तो आप सुनिए, बेवकूफ बना रहे हो। सुन तो लीजिए भैया, सुन तो लीजिए, चिल्लाने से। अनुराग जी, अनुराग जी विनम्र आग्रह है, जरा जेटली जी की बात सुनिए। आप तो बिल्कुल वैसे जैसे यूपी में अनुराग जी, यूपी में मस्जिद में स्पीकर लगा के नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे चिल्ला रहे हैं। अनुराग जी, मेरा आग्रह है आपसे, कृपा करके इस तरह से बातें ना हो। मैं आपने सभी से आग्रह करता हूँ, कृपा करके हम एक दूसरे को सुने, मैं आग्रह करता हूँ। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी चिल्ला रहे हैं। राजीव जी बात रखिए अपने। चिल्ला क्यों रहे हैं भाई, क्यों घबरा रहे हैं आप? सुन तो लीजिए पूरी बात है, पूरी बात तो सुन लीजिए। जी देश है, देश की आवाज है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये सबके पास राजनीतिक अधिकार है, जैसे अरे हाँ नहीं आएंगे, विपक्ष लायक नहीं रहोगे। अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए, मैं तो केवल ये बोलना चाहता हूँ, अनुराग जी प्लीज, में इन्होंने मस्जिदों के ऊपर माइक लगा के आसपास के लोगों को तंग कर रखा था शोर से, वैसा ये देश की जनता को आपके चैनल पर तंग कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा चलिए जेटली जी, स्पष्ट तौर से बताइए
चलिए मुझे आप 3 उपलब्धियां बता दीजिए। वो मत बताइएगा कि आपने 6 करोड़ लोगों को गैस दे दिया, वो तो हम सुनते चले आ रहे हैं, और वो 6 करोड़ का आंकड़ा तो हर साल बढ़ता चला जा रहा है, वो हम सुनते चले आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या देश में गरीबी कम हो गई? क्या आज लोगों को रोटियां ज्यादा मिल रही हैं? देखिए मुझे बता दीजिए आप, क्या लोगों को रहने के लिए छत मिल गई है? क्या नौकरियां मिल रही हैं? ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं, बताइए अजय जी बता रहा हूं बिल्कुल वही उन्हीं प्रश्नों के जवाब दूंगा जो आपने उठाए हैं जी। देखिए, आज तक केवल 25 लाख घर बने थे गरीबों के लिए। इस 4 साल की सरकार ने आके 1 करोड़ 35 लाख घर बनाए हैं मात्र 4 सालों के अंदर। पहली बात। दूसरी बात आपने मेरे से करी कि क्या देश में गरीबी कम हुई है? हम नहीं कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इस देश में। दूसरी बात का आपका जवाब यह है। तीसरी बात में मैं केवल यह बोलना चाहता हूं कि आपने कहा नौकरियों की, रोजगार की बात। आज का ही अखबार आप पढ़ लीजिए, आज के अखबार में ही केवल 1 महीने का आंकड़ा दे रखा है, वो भी संगठित क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का नहीं। उसमें बताया कि कितनी नौकरियां दी गई हैं। 16 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, 7.5 लाख करोड़ रुपया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मैं कह रहा हूं उपलब्धियों की बात, बिजली, पानी, सड़क, हम तो चुनौती उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनाव में इन उपलब्धियों पर चर्चा नहीं होती। हैदर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उपलब्धियां इतनी हैं तो उसके बाद गिनाने की कमी, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, अनुराग जी प्लीज सर, एक मिनट, मेरा आग्रह है। हैदर साहब, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो आज बीजेपी के रैलियों में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज चर्चा इस मुद्दे पर क्यों हो रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, एक चीज आपको बताएं, अगर 2014 में जो वायदे किए गए थे या 5 साल में सरकार ने अगर कोई कार्य किया होता तो वो अपने सामने चौकीदार नहीं लिखती, विकास पुरुष लिखती, और विकास पुरुष लिखना चाहिए था। मसला मेरा यहाँ ये नहीं है, अभी संगीत रागी जी ने राजनीति का विज्ञान पढ़ाया, ज्ञान दिया है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब सरकार की नीतियों से जनता में आक्रोश पैदा हो जाए, शायद यही मशवरा इन्होंने सरकार को दिया होगा जी, जब सरकार की नीतियों से जनता में आक्रोश पैदा हो जाए तो सरकार को क्या करना चाहिए था? ये अरस्तु की परिभाषा बता दें। अरस्तु की परिभाषा इन्होंने अगर सरकार को बताई है तो मैं मान लेता हूं, वरना ये बताएं कि अरस्तु ने क्या कहा था। पढ़ाया होगा जरूर सरकार को। दूसरे, ये 544 लोगों की सरकार नियुक्तियां करनी है जी, जो देश के प्रहरी हैं, देश के रक्षक हैं। आने वाले 5 साल तक वो सबकी रोजगार की भी बात करेंगे, किसानों का भविष्य तय करेंगे, आपका भी करेंगे, मेरा भी करेंगे जी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? कल कोई और विचारधारा थी, आज कोई और विचारधारा है। संगीत रागी साहब तो विचारधारा की राजनीति करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन है धन बल होना चाहिए, बहुबल होना चाहिए। बलात्कारी अगर बायोडाटा में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी जगह का माफिया है, पार्किंग माफिया, ये माफिया, भू माफिया, तो और बड़ी क्वालिफिकेशन है। और अगर इन्होंने काम किया है तो फिर ये सुरक्षित सीट क्यों तलाशते घूम रहे हैं कि साहब फला जगह सुरक्षित है, वहां से दे दीजिए। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज किशोर, 5 साल तक बड़बोला मंत्री, एक ईमानदार नेता लड़ रहा है देश के अंदर, लड़के दिखाएं। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमसे पूछते हैं कि साहब आप कहाँ हो, हमसे पूछते हैं सर यहां से लड़िए, काला धनी नहीं है, कहां से लड़े? इतनी बड़ी चुनौती, और बात तो सही है। मेरे साथ में चैलेंज अगर भारतीय पार्टी ज्वाइन करती है, ईमानदारी से, कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी विचारधारा है? जरा मैं कौन सी हिंदुत्व में नजर आ रहा है ईमानदार के सामने? देखिए, मैं पहले अरस्तु की परिभाषा शुरू करेंगे आप। अरस्तु ने क्या कहा? सुन लीजिए, मैं उत्तर देता हूँ अरस्तु से। सुन लीजिए, मेरे उत्तर देने दीजिए, मैं आपके अनुसार से काम नहीं करूंगा सर। मैं अरस्तु से चलूंगा। सुनिए, मैं देश हित में पूछ रहा हूँ, अरस्तु ने उस परिस्थिति में क्या कहा मुझे, जब सरकार देश के अंदर नाकामियां हो जाए और जनता के अंदर एक आक्रोश हो, तो सत्ता को क्या करना चाहिए? सर मुझे मैं बताऊं क्या करना चाहिए? पहले उत्तर देना चाहिए। पड़ोसी मुल्क से अटैक कर देना चाहिए, तनाव पैदा कर देना चाहिए, देशभक्ति की भावनाएं पैदा करनी चाहिए, और फिर दोबारा चुनाव। अच्छा हैदर साहब, जरा रागी साहब को बोले जी। अच्छा रागी साहब प्लीज उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, बताइए। पहली बात तो देश में न तो असंतोष है न ही आक्रोश है। यदि देश में असंतोष और आक्रोश होता तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 62% से 68% नहीं होती। इस देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर तक नजदीक नहीं है। इसलिए ये कहना कि
जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, लाल सलाम के झंडा लेते। प्लीज आपकी सोच है, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, नहीं सुन रहा। सर सारी बातें रिलेटिव होती हैं, सापेक्षिक होती हैं। इनकी नजर में हो सकती है, मेरी नजर में मूल्यांकन ऐसा नहीं है। एक बात जी, और मैंने वो तथ्य क्यों दिए हैं कि मैंने कहा यदि ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बहुत ह्रास हुआ होता, पार्टी के परसेंटेज ऑफ वोट्स में बहुत गिरावट हुई होती। हम ऐसा दोनों नहीं देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, तब तो लोकतंत्र में फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो देखिए, वो आपका स्वाभाविक, लेकिन आपके हिसाब से अभी कोई असंतोष नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं और अब हमें सीधे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आम आदमी के मुद्दे इस बार के चुनाव में कहीं मायने रखते हैं, क्योंकि गूंज कुछ अलग सुनाई दे रही है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए एक ऐसी घोषणा की चर्चा कर लेते हैं जो राहुल गांधी ने अभी की है, जिसके मुताबिक 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति राहुल गांधी के सत्ता में आने के बाद, यानी कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद 25 करोड़ लोगों को मिल सकती हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। 20% परिवारों को 72,000 रुपए प्रति वर्ष। संगीत रागी जी, अनुराग भदौरिया जी, राजीव जेटली जी, अमी याग्निक जी और अमीर हैदर जैदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जेटली जी, आप तो 6,000 रुपए देकर बड़े खुश हो रहे थे, राहुल गांधी तो 72,000 रुपए देने को तैयार हैं। बताइए, जनता उनको वोट ना करे तो क्या करे? अजय जी, आपने वो कभी सुना सूतली बम? एक सूतली बम, छोटा सा पटाखा होता है वो कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको जलाते हैं तो कान में उंगली भी डाल लेते हैं साथ में, कि मेरे कान का पर्दा ना फट जाए। ये राहुल गांधी ने कुछ सूतली बम चलाया था, और जिस धमाके की बात कह रहे हैं वो धमाका तो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को गरीबी से प्यार है। मेरी बात की तरफ गौर कीजिएगा, बहुत प्यार करते हैं गरीबी से, और गरीबी हट जाएगी तो कांग्रेस कैसे सर्वाइव करेगी? कांग्रेस ने तो 2004 में भी वायदा किया था, कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम एक ऐसा आयोग बनाएंगे जिसमें किसानों को फसल बीमा योजना देंगे। वो पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य के ऊपर भी कांग्रेस ने एक वायदा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम स्वास्थ्य में जीडीपी का 2 से लेकर 3% का खर्च करेंगे। नहीं कर पाए थे वो। शिक्षा पे भी इन्होंने कहा था, 2004 की ही बात बता रहा हूं मैं। वैसे तो आप भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। टोटल जीडीपी का जेटली साहब, 6% आप सिर्फ कांग्रेस की मत गिनाइए, आपकी भी ऐसे में बहुत सारी गिना सकता हूं। आधा भी नहीं कर, वायदे करना बड़ा आसान काम है, ये नहीं हो रही है। वायदे करना बहुत आसान काम है। मैंने तो सिर्फ ये सवाल पूछा कि आप 6,000 रुपए देकर बहुत खुश हैं, 72,000 रुपए देने को अगर कोई आदमी तैयार है तो आदमी आकर्षित तो होगा ना। एक गरीब आदमी जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए 72,000 रुपए बहुत पैसे होते हैं साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं अजय जी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी प्रिपेयर नहीं थे। राहुल गांधी जी के प्रवक्ता उसके बाद जितने भी बैठे, उन्हें पता ही नहीं था कि हम करने क्या जा रहे हैं। सभी चैनल के ऊपर प्रवक्ता बोलते हैं हमारे पास ये जानकारी नहीं है। अब हो सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठी है तो देंगे, लेकिन देखिए आप उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पहले बोलते हैं मैं 12,000 रुपए दूंगा, उसके बाद कहते हैं मैं 72,000 रुपए दूंगा। अरे भाई 12,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे कि 6,000 के। दूसरी बात, खैर चलिए, कौन सा इसका जवाब अमी याग्निक देंगी, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तो 15 लाख रुपए दे रहे थे, इनकम 12,000 से नीचे है। राजीव जेटली जी, वो 15 लाख रुपए कहाँ है, किसके अकाउंट में पहुंचे अभी तक? आप भी दे रहे थे पिछले चुनाव में, याद कीजिए। नहीं, हर घर मैं तो अजय जी इतना बोलना चाहता हूं, हमारा 15 लाख रुपए तो पूरे देश ने देखा है। वो चाहे सड़कों के रूप में देखा हो, चाहे वो घरों के रूप में देखा हो, चाहे बिजली के रूप में देखा हो। अमी याग्निक जी, 15 लाख रुपए तो हर तरीके से दिख रहे हैं, आपके 72,000 रुपए कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। याद होगा जी 1,10,000। अमी याग्निक जी बताइए, ये 72,000 रुपए का प्रलोभन कहां से आप देंगे? जो बेचारे इस दुनिया में ही नहीं थे। ये वैसे ही है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दो।
देखिए, हम जुमलेबाजी की पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं जी, हम मनरेगा लाए थे और वर्ल्ड में नंबर 1 स्कीम थी, इतनी रोजगारी हुई थी और 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर लाए थे मनरेगा से। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने किया हुआ है काम। प्लीज शांति से सुनिएगा, दूसरों को भी जरा सुनिएगा जरा। अब बताइए तो सही, राहुल गांधी जी की बात को थोड़ा तो ये 14 करोड़ का तो रिकॉर्ड है मनरेगा स्कीम का। अब थोड़ा तो बढ़ाइए मनरेगा स्कीम का रिकॉर्ड। जी अमित जी, प्लीज, अमित याग्निक जी। नहीं अजय जी ऐसे तो नहीं होता है ना डिबेट में, आप ऐसे बात बीच में बोला करो, हम शांति से सुनते हैं दूसरों को। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी सुन रहे हैं आपकी बात। अमित जी प्लीज बोलिए। हाँ, तो मनरेगा का ट्रैक रिकॉर्ड है जो इस सरकार ने मेजॉरिटी में आने के बाद भी वो बंद कर दिया। उसमें क्या गफला किया वो बताते नहीं है, वो आंकड़े कभी दिखाते नहीं है। NSSO, CMI, किसी के भी रिकॉर्ड का डेटा वो बताते नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां की बात करते थे तो आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन के तहत कितनी करोड़ों की नौकरियां चली गई है, उसका वो जवाब नहीं देते हैं। आज हम एक स्कीम लेके आए मिनिमम इनकम गारंटी, इस पे भी वो हंस रहे हैं, न तो वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। और ये हम गारंटी स्कीम हम ये स्कीम लेके आए हैं और हमने बताया है कि हम ये स्कीम आप समझदार हैं, आप राहुल गांधी जी जैसी बात नहीं कर रही हैं, मैं इसलिए आप पे नहीं हंस रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी की बात पे हंस रहा था। आप हंसते रहिएगा, आपको यही सिखाया है आपकी पार्टी ने, और देश देख रहा है जिस तरह आप सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप में थोड़ी तमीज होनी चाहिए। आप हंसते रहो, नो प्रॉब्लम। तो आप बोलिए तो सही, देश सुनना चाहता है। आपने जो मजाक किया आज बम वाला, पटाखे वाला, वो देश सुनना चाहता है, उसकी हकीकत क्या है? अमित जी आप जवाब नहीं दे रही हैं। अमित जी, राजीव जेटली जी आपके पास एक के बाद एक सवाल रख रहे हैं। अमित जी आपका जवाब क्या है? जी अजय जी उनको जरा कहिएगा तमीज से पेश आए। नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूं उनसे कि वो आपकी बात सुने। प्लीज अपनी बात कम कीजिए क्योंकि हम फिर आगे बढ़ें। आपका सवाल है, आज हमने आज हमने जो घोषणा की है राहुल जी ने, मिनिमम इनकम गारंटी, वो न्याय का प्रोग्राम है, वो गरीबी को ऊपर लेके आएगा, गरीबी रेखा के ऊपर लेके आएगा। वो 72,000 का जो दिया है पैकेज हर साल में, तो ये एक ऐसे 20% लोगों को बिल्कुल ऊपर लेके आएगा और गरीबी हटेगी। हमने ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मनरेगा का एक एग्जाम्पल है। अगर उनको ये स्कीम का पता नहीं है तो उन्हें पढ़नी चाहिए। उनको सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, उनको ये सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। 5 साल में क्या किया, कितने जुमले दिए, 15 लाख की बात करनी चाहिए। लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ऐसे डिबेट पे आके हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बाकी बहुत वक्त है हंसने के लिए। बिल्कुल। संगीत रागी जी प्लीज एक एक करके मुझे प्लीज जवाब देने दीजिएगा। पहली बात तो कि मनरेगा जो है वो 100 दिन का ही गारंटी देता था और उसमें कितने लीकेज थे ये पूरी दुनिया जानती है कि उसमें ठेकेदार लोग, बिचौलिए लोग कितने पैसे खा जाते थे। क्या वो स्कीम खराब थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्कीम खराब थी? सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। वो एम्पावरमेंट, आप लीकेज की बात कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ा ही नहीं स्कीम के बारे में और ना उन्होंने कोई रिपोर्ट्स देखे हैं। मैडम आपकी प्रवक्ताओं पढ़ा ही नहीं है और उनको पता ही नहीं है। देखिए अभी आप तमीज सिखा रही थी दूसरे लोगों को, थोड़ा सा आप तमीज आप भी रख लीजिए, दूसरों की सुन लीजिए प्लीज। आइए मुद्दे पे आते हैं, दूसरों को मुद्दे पे आते हैं। अभी आप इंटरफेयर कर रही थी। आप आपका जवाब दीजिएगा, दूसरों पे टिप्पणी मत कीजिएगा। मैंने चूंकि आपने टिप्पणी किया है इसलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप टिप्पणी करेंगी। अभी आपने उन पर राजीव पर टिप्पणी कर रही थी, इसलिए मैंने कह रहा था आप चुप रहिए थोड़ा सा, दूसरों को रागी जी मुद्दे पर आए प्लीज। रागी जी मुद्दे पे आइए, रागी जी मुद्दे पे आइए। पहली बात की एक कहावत है, न राजा को तेल होगा, न राधा को तेल होगा, न राधा नाचेगी। न ही कांग्रेस पार्टी 44 की पार्टी है। सत्ता में आने से दूर दूर तक कांग्रेस को कोई टच करने के लिए आज के दिन में कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। वो पार्टी जो सत्ता में नहीं आ सकती है, वो पार्टी इस प्रकार का कुछ नहीं दिवा स्वप्न दिखाए
चल सकता है। इसलिए ये दीवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, राजीव जो एक बात कह रहे थे वो बहुत सोचने लायक है। इस देश के गरीबों को एम्पावर करना कांग्रेस पार्टी की नियति में कभी नहीं रहा है, नहीं नीति में रहा है। वो गरीबों को टुकड़े बांट करके उनके वोट इकट्ठा कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी की 5वीं पीढ़ी तक यही काम करते आ रहा है। ये राहुल गांधी की 5वीं पीढ़ी है। 4 पीढ़ियों ने तो यही नारा दिया था, हम गरीबी हटा देंगे। 4 पीढ़ी ने देश के साथ क्या किया है? 4 पीढ़ी अपना जरा हिसाब तो दे कि कितने लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। बिल्कुल नहीं उठाया। इससे पहले कि मैं हैदर साहब के पास चलूं, कांग्रेस की नैतिकता, मुझे एक छोटा जवाब दीजिए अमी याज्ञनिक जी। कोई ये पूरी तरह गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का पुराना नारा है, आप उस पर कभी सफल ना हो पाए, और यही वजह है कि एक बार फिर एक जुमला आप सामने रख रहे हैं। कम से कम संघ के विचारक यही कहते हैं। अमी जी, एक छोटा जवाब प्लीज। संघ के विचारक सत्ता में नहीं है और वो सत्ता की बात करें वो ठीक भी नहीं है, और बाकी उनका रोल उनको देखना चाहिए कि जब आजादी के टाइम पे वो किसके साथ थे, वो अंग्रेज के साथ थे, वो देश के खिलाफ थे, तो उनको जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है। पर ये जुमलेबाजी की पार्टी जो है उसने जुमलेबाजी ही की है, जुमलेबाजी ही की है, और हमने तो करके दिखाया है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में सिर्फ गरीबों के लिए काम किया है, चाहे वो एनआरएचएम हो, मनरेगा हो, हेल्थ केयर भारत माता की तरह पूजती हैं। वो आजादी की लड़ाई में संघर्ष में नहीं कायम थी, और 1971 के युद्ध के समय श्रीमती सोनिया गांधी इटली की दूतावास में थी। इसलिए आप मुझे मत समझाइए संघ के बारे में। संघ के राष्ट्रवाद जो है वो आपसे बहुत बड़ा है। उसके बारे में आपको जरूरी है समझना, आपको बहुत जरूरी है समझना। अरे मैं तो कह रहा हूं आरएसएस के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप आत्ममंथन कर लेंगे तब वो आपको पता लग जाएगा कि आप किनके हाथों में खेल रहे हैं। हमने कर लिया है आत्ममंथन। आरएसएस पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। आरएसएस पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। आरएसएस पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। हैदर साहब क्या आज प्लीज रागी साहब हम संघ परिवार पर किसी और दिन अच्छे से बहस करेंगे। रागी साहब संघ परिवार पर किसी और दिन अच्छे से बहस करेंगे। क्या ये माना जाए हैदर साहब कि आज ये जुमलों की राजनीति हो रही है? कभी कोई 15 लाख रुपए दे रहा था, कोई 72,000 रुपए दे रहा है, कोई कुछ और देने की बात करेगा। धरातल पर वास्तविकता पर कोई बातचीत नहीं है। आम आदमी के बारे में शायद चर्चा करने का वक्त भी किसी के पास नहीं है। हैदर साहब देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, ये तो संगीत भाई की बात का जवाब है। दूसरी एक चीज ये है कि जब विचार, मैं बार बार कहता हूँ, जब विचारधारा का हनन होता है तब इस तरह की बातें होती हैं। यूपीए 1 के अंदर विचारधारा आई थी। क्या आई थी? यूपीए 1 के अंदर, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। तो रोजगार का अधिकार भी यूपीए 1 की देन है, कांग्रेस जिस पे सीना फुलाती है। शिक्षा का अधिकार भी उसी दौर की देन है। भोजन का अधिकार भी जबकि देन है। सूचना का अधिकार भी जबकि देन है। जी, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दक्षिणपंथी हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही विचारधारा आर्थिक मुद्दे पर। देखिए, सुन लीजिए, देश के हर नागरिक को रोजगार का अधिकार है। तमाम ममालिक हैं जो रोजगार नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता देते हैं। कांग्रेस के और बीजेपी के आने में कोई अंतर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर देश के अंदर काम कराना है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, विचारधारा का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि विचारधारा मजबूत होगी तो नीतियों पे बात होगी, वरना तो बीजेपी आएगी तो गुजरात होगा, कुछ लोगों को आतंकवादी बताया जाएगा, देशद्रोही बताया जाएगा, मॉब लिंचिंग होगी। कांग्रेस आएगी तो मलियाना और हाशिमपुरा होगा और कुछ को आतंकवादी बता के जेल में डाला जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा। कांग्रेस के साथ आप समझौता करने के लिए तड़प रहे थे, उसी कांग्रेस देश के लिए बात करता हूं, करने के लिए तड़प रहे थे, नहीं हो रहा है। के लिए बात करता हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी विचारधारा में वर्ग था, लेकिन वर्ग को जाति ने राहुल गांधी ईमानदार जातियों के परिवर्तन ने आपको इसलिए नहीं बात है कि उसने कहा है कि हिंदुस्तान को भगवा आतंकवाद किया है और विचारों की राजनीति आपको हाशिए पर चली गई। अगर कुछ है आज हालत आपकी एक है कि कुछ बचा नहीं। आपकी हालत कभी ऐसी थी जब आप विपक्ष की दूरी बना करते थे। अनुराग भदौरिया जी, देश की दूरी। अनुराग भदौरिया जी, तो फिर आइए मोदी को लड़ाइए, बेगूसराय तैयार नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी देश को भगवाकरण होने से रोकना चाहते हैं। राहुल गांधी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्या ये आप मानते हैं अनुराग भदौरिया जी?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी अजीब सी बात है। पूरे डिबेट में आपने देखा आम आदमी की कोई बात ही नहीं है, सब अपना अपना इतिहास गिना रहे हैं। कोई अपना इतिहास 1920 से शुरू कर रहा है, कोई अपना इतिहास 1970 से शुरू कर रहा है। आप बताइए, आम जनता जो गांव में बैठी इंतजार कर रही है 5 सालों से कि सत्ता परिवर्तन हुआ था तो शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन होगा जी। किसान अभी भी किसान ही बना रह गया, उसकी इनकम पहले से भी कम हो गई और आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। महंगाई पे सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, सरकार बदली है, बड़े जुमलेबाज सरकार आई है, लंबी लंबी बातें छोड़ी थी, इतनी लंबी बातें छोड़ी कि बेचारा वो देखता ही रह गया और बातें आसमान में चली गई, वो आदमी नीचे के नीचे खड़ा रह गया। बाद में पता चला कि उसको कुछ नहीं मिला, उसे भी अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है, भैया आप बताइए कि आपने क्या किया, तो ये डाटा लिए घूम रहे 5 साल से, पता नहीं कहां से डाटा बनाते हैं और डाटा कहां पे इनका फिक्स है, जहां से प्रिंट आउट लाते हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, कहां दे दिया पता नहीं, धरातल पर रोजगार है नहीं। आप जाइए गांव में, गांव बेरोजगार बैठा हुआ है और डाटा इनके पास पूरा है कि हमने 15 करोड़ दे दिए, 20 करोड़ दे दिए, डाटा कहां से पता नहीं है। और इनसे बार बार हम कहते हैं, भाई मेरे कभी कभी आटा वाटा की बात कीजिए जो जनता को चाहिए, और डाटा तो 5 साल से पेपर लिए घूम ही रहे हैं ये, इनसे तुरंत एक डाटा लेके आते, आटा दीजिए, डेटा नहीं दिया और इनके अकाउंट में इतना सारा पैसा आ गया। राजीव जेटली जी, यूथ वहीं का वहीं बैठा हुआ है। आपने बड़ा अच्छा, आपने अभी बहुत अच्छी तुकबंदी की, मुझे लगता है इस पर जेटली जी को जवाब देना चाहिए। जेटली जी, डेटा नहीं, आटा दीजिए। ये इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने जवाब देता हूं, 4 लाख करोड़ का इन्होंने एक इन्वेस्टर्स समिट कराई थी, उस समिट में इन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 4 लाख तो छोड़ो। चलिए अनुराग जी जवाब लेने दीजिए। जेटली साहब जवाब दीजिए। वालों सुन लीजिए मेरी बात जी। नहीं, सबसे पहले बताइए, डेटा नहीं आटा चाहिए। हाँ, मैं केवल देखिए, इन्होंने कहा किसान, अरे आटे की बात कर रहा हूं सर। हाँ। इन्होंने कहा किसान को किसान ही रहने दिया जी। किसान को मजदूर क्यों नहीं बनाया, किसान को बर्बाद क्यों नहीं किया, गन्ने के पैसे रोके क्यों नहीं? अरे आगे किसान को बोला था हम किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, मजदूरी तो किसान की इनकम दोगुनी होता तो किसान डेवलप हो जाता ना, उसके बच्चों को एजुकेशन मिल जाती। आप तो उसकी इनकम दोगुनी करने वाले थे ना, दोगुनी तो छोड़ो, जो उनकी इनकम थी वो भी आधी हो गई, और थोड़ा बहुत जो पड़ा था वो गाय और वो आपके छोड़े हुए जानवर फसल खा गए बेचारे, उस लायक भी नहीं रहे वो। अजय जी एक बड़ी दिलचस्प बात बोलने वाला हूं, बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, अरे बताइए, अनुराग जी राजीव जी की दिलचस्प बात सुन लेते हैं। बड़ी दिलचस्प बात। अच्छा अनुराग जी प्लीज जरा राजीव जी की दिलचस्प बात सुन लेते हैं। प्लीज बताइए, शोर मचा रहे हैं, दिलचस्प बात बताइए, दिलचस्प बात बताइए। हाँ, अजय जी आप अपना रिकॉर्ड उठाइएगा, अपनी डिबेट्स का रिकॉर्ड जी, और अपना मैं गारंटी देता हूँ 7 महीने का रिकॉर्ड 6-7 महीने का। सुनिए, हाँ बताइए ना, एक मिनट अरे सुनने तो दीजिए भाई मेरे जी। मैं केवल कह रहा हूँ 6-7 महीने का रिकॉर्ड, हाँ 6-7 महीने का रिकॉर्ड निकालिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलायम सिंह और अखिलेश नाम नहीं लिया होगा 7 महीने की डिबेट के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो राजनीतिक पार्टी अपने नेताओं का नाम नहीं ले सकती, जो यहाँ पर विशेषज्ञ के तौर पर बैठती है, उसकी राजनीतिक पार्टी को किसी के ऊपर उंगली उठाने की वैसे ही जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप डिबेट निकाल के चेक कर लीजिएगा। ये बड़ी दिलचस्प बात हम लोग को लगी कि नहीं, ये तो जनता तय करेगी क्योंकि आपके डिबेट देख रही है। एक आखिरी मौका, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दिलचस्प बात इसलिए है, दिलचस्प बात, हाँ अजय जी मैं इसलिए कह रहा हूँ दिलचस्प बात इसलिए है। चलिए राजीव जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा प्लीज। रागी साहब मेरे पास बस 30 सेकंड है, 30 सेकंड्स ओनली प्लीज। देखिए अजय जी, जब पुलवामा पर बातचीत होगी तो पोस्ट पुलवामा भी बात जरूर होगी। अब तो किसानों जरूर नहीं, देश जरूर ये जानना चाहेगा बात कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस करने वाले का कोई ना कोई कातिल होता है, कोई भी, और किसानों भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पर अलग से एक बहस करेंगे कि एक तरफ पुलवामा की बात हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान डे पे ग्रीटिंग दी जा रही है, कौन सी नीति सही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बन रही है हमारे साथ। खैर आज के बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। का आरोप लगाया